हेलो नीटेरोस, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो लास्ट लेक्चर तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का हमने डिटेल्स सारा देखा था कि कैसे एक्ट होता है, वो कैसे ऑपरेट होता है किसी मॉलिक्यूल में, उसका एप्लीकेशन देखा था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। आज हमें क्या देखना है? आज हमें सारे इफेक्ट, जब आपका इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, जब सारे इफेक्ट एक साथ एक्ट करते हैं तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपकी हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, देन आपका रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। और लास्ट में आपका देखेंगे हम लोग टॉटोमेरिज्म। तो बेसिकली दिस इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ योर GOC 1। ओके, नाउ लास्ट टाइम हमने कहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पे ख़त्म किया था, तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, देन हम एसिडिक स्ट्रेंथ पे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज करके, देन मैं करता हूँ। कर लिया? ठीक है। आंसर मैच करना कैसे किया, ओके। देखो, ये हमारा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहा है, तो क्या देगा हमारा +M, और ऑक्सीजन है तो क्या लगाएगा -I, क्लोरीन -I, ये +H, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, +H और +I, ये क्या लगाएगा -M -I, ओके। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं होता। ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सके, ठीक है। तो क्या है हमारा स्टेबिलिटी में सबसे पहले आएगा 4th आगे, देन -I कौन लगा रहा हमारा, 2nd लगा रहा, देन +M और +H में किसको आगे रखे हुए, +H को, ठीक है। और +M क्या आएगा सबसे पीछे। यही आया सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी करो आप लोग, ट्राई करें, वीडियो पॉज करो, इसको करो, फिर मुझसे आंसर मैच करेंगे। कर लिया? नाउ ये क्या लगा रहा -I, सारे इफेक्ट लिखने हैं, जितने भी एग्जर्ट कर रहा सारे इफेक्ट लिखो पहले, तभी कंपेयर कर पाऊँ। -I और -M, ये क्या लगा रहा -I, आपका -M, सॉरी, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ये ऑर्थो और पैरा पे ही ऑपरेट होते हैं, मेटा पे ऑपरेट नहीं होते। यहाँ पे क्या लग रहा -I, यहाँ पे क्या लग रहा -I और -M, यहाँ नथिंग, यहाँ क्या लग रहा, कुछ नहीं लग रहा यहाँ, ओके। तो देख लो आप, यहाँ पे -I कैसा है, ज़्यादा है थोड़ा, कैसा है -I ज़्यादा, -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अगर -I एक्सर्टिंग ग्रुप पास आ जाएगा तो -I की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओके। तो देख लो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी हमारी, चेक करो। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी हमारी 3rd की, देन 1st की, देन आपकी 2nd की, लास्ट में आएगी आपकी 4th की, ओके। सबका यही आया है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को पॉज करो वीडियो और ट्राई करो। बेसिकली आज आपकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फाड़ देंगे आज, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है। कर लिया? अब करते हैं। यहाँ कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ +H है, यहाँ +H है, यहाँ +H है, यहाँ +H नहीं है, ओके। यहाँ +H बहुत ज़्यादा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव चार्ज आपका, और यहाँ क्या लग रहा है, +I भी लग रहा है आपका, यहाँ +I थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है, यहाँ +I बहुत ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ तो +I अल्टीमेट बहुत ही ज़्यादा, ओके। जितना ज़्यादा बड़ा रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, उतनी ज़्यादा +I। अब कैसे करेंगे स्टेबिलिटी कंपेयर? नेगेटिव चार्ज के स्टेबल करने के लिए कम होना चाहिए +I, या आपका -I होना चाहिए, -M होना चाहिए, -H होना चाहिए, ना कि +H होना चाहिए, ओके। तो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पे, इंडक्टिव फैक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो, सबसे आगे कौन सा आएगा, 4, फिर कौन सा आएगा 3, फिर कौन सा आएगा 2, 1, 4 3 2 1, सबका यही आ रहा है 4 3 2 1। ध्यान रखना, अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, आपको सारे इफेक्ट कंबाइंडली कंसीडर करने हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। इसमें मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी रेजोनेंस में +M और -M वाले ग्रुप की, और उनमें ऑर्डर लिखवाया था, वो ऑर्डर याद करो आप। रेजोनेंस का लेक्चर देखो, नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, उससे मैच करो इसको, क्वेश्चन को, ओके। कर लिया? देखो इसमें क्या है स्पेशल चीज़, ये सारे के सारे आपके ये ग्रुप जो हैं आपके क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले हैं, क्रॉस
कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है मैं पीछे वाले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। बेसिकली ये जो आपका कोर्स है पूरा थ्रोली जाएगा 0 से लेके 100 तक, समझ रहे हो। तो आप इस कोर्स को पूरा फर्स्ट लेक्चर से भी देख सकते हो, क्योंकि आगे जो कई बार चीज़ें आएंगी तो मैं बताऊंगा आपको, पीछे इस लेक्चर में बताया है, तो बेटर होगा कि आप लाइन से सारे लेक्चर देखें। ओके, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन के केस हैं। तो जो m आएगा इसका, यहाँ -m लग रहा है, यहाँ -m लग रहा है, यहाँ -m लग रहा है और यहाँ -m लग रहा है। ये जो -m ये डेफिनेटली ज़्यादा होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन से। ओके, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है -m का, उसमें सबसे ज़्यादा -m कौन लगाता है? आपका ये वाला, कौन सा वाला, देखो हाईलाइट करता हूँ मैं, ये वाला सबसे ज़्यादा -m लगाता है। तो क्या आएगा हमारा? थर्ड आएगा आगे, देन कौन लगाता है? उसके बाद लगाता है ये। ओके, तो आएगा हमारा सेकंड वाला, लास्ट में आएगा अगर हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया ऑर्डर कैसे अरेंज हुआ तो जाके m की सीरीज देखिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनका m कैसे डिसाइड हुआ। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट भी फैक्टर्स में डोमिनेटिंग है थोड़ा सा, तो उस इंडक्टिव इफेक्ट का भी कंबाइंड इफेक्ट जब देखेंगे तो ये ऑर्डर आएगा। तो रेजोनेंस का लेक्चर देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ इसको देखिए, मैंने क्लोरीन वाला माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन का केस बताया था। हमें सिर्फ क्लोरीन का माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन -H इफेक्ट याद रखना है, ठीक है, सिर्फ क्लोरीन का। तो इसमें देख लो, इसमें 3 अल्फा H हैं तो प्लस H इफेक्ट लग रहा है, यहाँ 1 क्लोरीन का -H लग रहा है, यहाँ 2 क्लोरीन का -H लग रहा है, यहाँ 3 क्लोरीन का -H लग रहा है। तो -H क्या करता है? हमारे कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। सबसे ज़्यादा किसका आएगा? 4 की स्टेबिलिटी, देन 3 की, देन 2 की, लास्ट में आएगी 1 की। ओके, सबका यही है, फाइन। नाउ हमने लगभग बहुत अच्छे से कार्बन एनायन, कार्बोकैटायन सब की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है, समझ रहे हो। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं श्योर हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी में। ओके, सारे इफेक्ट आप सारे मिला के कैसे कंसीडर करने हैं, सिर्फ एक इफेक्ट हो तब कैसे कंसीडर करना, सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर में। फैक्टर्स वही हैं, अब बेसिकली इफेक्ट आपके बढ़ जाएंगे, किसी मॉलिक्यूल पे एक्सर्टिंग इफेक्ट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। नाउ सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या होता है? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट डिपेंड करता है, जितना अच्छा एसिड होगा उतना ही हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा और उतना ही लो pKa होगा। क्या होगा? उतना ही लो pKa। अब pKa क्या होता है आपका? pKa की वैल्यू होती है -log K। तो देख लो, Ka ज़्यादा होगा तो pKa कम होगा, ठीक है। इसीलिए जिस एसिड का pH 1 होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू दोज एसिड हु हैव pH 3, 4, 5, 6 के अराउंड आपके ऑर्गेनिक एसिड्स का pH होता है, ठीक है। तो जितना कम pH उतना ही अच्छा एसिड, सिमिलरली जितना कम pK उतना ही ज़्यादा Ka, उतना ही अच्छा एसिड। ओके, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मैंने कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताया था। अगर HA आपका एसिड है तो जो H+ निकलने के बाद A- बचेगा, ये आपका एसिड था, ये आपका क्या है? कॉन्जुगेट बेस। तो जो A- बना, अनायन बना आपका, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि आपका एसिड कैसा है। अगर एनायन आपका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल है तो एसिड भी कैसा होगा? वो स्ट्रॉन्ग, रेडिली H+ रिलीज करेगा। जाओ H+ चले जाओ, आई हैव द पावर टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर साइज फैक्टर, साइज फैक्टर कहाँ लगाते हैं? ग्रुप में लगाते हैं। ग्रुप में साइज आपका डाउन द ग्रुप बढ़ता है, पीरियड टेबल में आपने पढ़ा होगा या मैं आपको आगे फर्दर पढ़ाऊंगा। डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्पर्स हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब भी आपके ग्रुप के एलिमेंट्स में कंपेरिजन हो, जब भी आपके ग्रुप के एलिमेंट्स में कंपेरिजन हो तो आप क्या लगाएंगे? साइज फैक्टर। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लासिकल HF से ज़्यादा एसिडिक कौन है? HCl, HCl से ज़्यादा HBr, HBr से ज़्यादा HI। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। जब भी आपके पीरियड के एलिमेंट हो, कैसे एलिमेंट हो? जब भी आपके पीरियड के एलिमेंट हो तो अलोंग द पीरियड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब देख लो, आप
वाटर H2O है, और HF क्या है आपका फ्लोरीन का एसिड है, ठीक है। तो HF और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक है? HF, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अलोंग द पीरियड जब आप चेक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, अलोंग द ग्रुप चेक करेंगे आप तो क्या देखना है आपको? साइज देखना है। देन रेजोनेंस, अगर कोई नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस कर रहा है तो वो भी स्टेबल है, मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सारे कंबाइंड इफेक्ट कैसे हैं इनके, अगर सारा कंबाइंड ये देखा जाए तो -m, अगर नेगेटिव चार्ज आता है H+ निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको स्टेबल करने के लिए -m हो, -H हो, -I हो। ओके, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और +I+H+m ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे कम एसिडिक वो कंपाउंड होगा जिसमें +m लग रहा होगा, समझ रहे हो? क्योंकि +m हाईली डिस्टेबलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को, तो वो मॉलिक्यूल चाहेगा ही नहीं कि H+ रिलीज करे जिससे नेगेटिव बने। ओके, ठीक है, ये सारे फैक्टर मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं पहले भी। नाउ क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक चीज़ और, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट बेटा होता क्या है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें H+ रिलीज करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बने, और अगर आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, समझ रहे हो? H+ रिलीज करने के बाद आप किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, और हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेरी बात तो ध्यान से सुनना, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आपका मोर ईएन एटम पे आए। कैसा आए? मोर ईएन एटम पे। वो आपके क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एक बेटा बहुत खास बात होती है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं मॉलिक्यूल। क्या कर देते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हमारा क्लासिकल एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इतने ज़्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि इनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। पहले एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोलती है एनसीईआरटी? अ कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ओके, अब देखो इसने क्या लिखा ये बताता हूँ मैं। ये आपकी एनसीईआरटी क्लिप है जिसका पेज नंबर आपका 380 है। ओके, देखिए आपका ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। ओके, इसने -H+ रिलीज कर दिया तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनेगा आपका? कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो ये आपका यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट में आपका क्या बनेगा? आपका नेक्स्ट में आपका ये बनेगा। देखो बेटा दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है आपके आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में। दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपका नेगेटिव चार्ज जो है किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, तो ये कैसे हो गए आपके? हाईली स्टेबल। ये कैसे? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपके लेवल पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे इतना ही जानने की ज़रूरत है, और डीप में नहीं जाना, बस इतना आपको पता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको बोल रहे हैं, दैट्स फाइन। ये एनसीईआरटी की क्लिप है, इसको आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ेंगे, ऊपर नीचे पूरा पढ़ेंगे। मेनली हमारे कंसर्न की बात जो यहाँ पे थी वो इतनी थी। ओके, नाउ देखिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। कुछ आपके एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हैं, कुछ आपके एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जमाइए। लगभग 6 ऑप्शन है, टाइम लगेगा, वीडियो पॉज कीजिए और इसको करिए। ओके, मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। अब आंसर मेरे साथ मैच करेंगे। पहले देखते हैं जो आपके एसिडिक ग्रुप होते हैं बेटा। एसिडिक ग्रुप तो ऑलरेडी आपके एल्कोहलिक ग्रुप से ज़्यादा एसिडिक होंगे। क्या होंगे? एल्कोहलिक ग्रुप से ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो देखो एल्कोहलिक ग्रुप कौन कौन से आपके? ये वाला है और वाटर। एल्कोहल्स क्या है आपके? वाटर के डेरिवेटिव होते हैं बेटा। अब देखो ज़रा, वाटर ले लिया मैंने एल्कोहल ले लिया, मैंने फिनॉल ले लिया। ओके, अब ज़रा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। इनको कैसे अरेंज करेंगे? अगर H+ लूज़ करेंगे तीनों तो क्या बनेगा? देखो ये OH- बनेगा, ये RO- बनेगा, ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब आपको दिखने लग गया होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। सबसे ज़्यादा फिनॉक्साइड स्टेबल है, सबसे ज़्यादा फिनॉक्साइड स्टेबल है। और मैं बता दूं बेटा, एनसीईआरटी का डेटा है, फिनॉल का पीके कितना होता है? फिनॉल का पीके होता है आपका 10 के अराउंड, 10 के लगभग।
पीके आपका 10K, और एल्कोहल का, इथेनॉल का डेफिनेटली, इथेनॉल का पीके अराउंड 15 के अराउंड होता है, ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली दिख रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग आपका फिनॉल कैसा है, ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, पीके कम, एसिडिटी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। और इन दोनों में ज़रा देख के बताओ आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हो, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। RO माइनस ज़्यादा स्टेबल है क्या, OH माइनस, बताओ OH माइनस, डेफिनेटली OH माइनस ज़्यादा स्टेबल है, OH माइनस ज़्यादा स्टेबल है तो वाटर ज़्यादा अच्छा एसिड है। तो हमारा क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, अगर इसको मैं 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इसको 3 दे दूँ, तो हमारा सबसे ज़्यादा आएगा एसिडिक फिनॉल, देन आएगा वाटर, सबसे लास्ट में आएगा हमारा एल्कोहल। क्लियर है इतना, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, इसको इरेज करते हैं। अब एसिडिक ग्रुप्स की बात करते हैं। एसिडिक ग्रुप्स में भी बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपका सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड आपका मिनरल एसिड, जिसको हम लोग अदर डेफिनेशंस में इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड की कैटेगरी का एसिड है बेटा आपका सल्फोनिक एसिड, बहुत हाई एसिडिक, समझ रहे हो। इसका ऐसे समझ सकते हो आप, देखो सल्फ्यूरिक एसिड देखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये भाई बहन हो सकता है, समझ रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, हाईली एसिडिक, समझ रहे हो, माइनस में है पीके इसका, ठीक है। तो ये सल्फोनिक एसिड आपके मिनरल एसिड कैटेगरी टाइप के हैं, बहुत हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। सल्फोनिक एसिड, ये रहा मेरा सल्फोनिक एसिड। अब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड में कैसे कंपेयर करेंगे, अब देखो इसका बताता हूँ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, देखो कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, और देखना मैं यहाँ इसने भी हमारा लूज कर दिया। अब देखो ये दोनों हैं, ये हमारा कार्बोनेट आयन है और ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, ये हमारा कार्बोनेट आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ओके। अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं बेटा, ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिसरप्ट कर देते, इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिसरप्ट कर देते। क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा OH प्लस, ये ऐसा बना देगा। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ से बन सकते थे, ऐसे बन सकते थे, इसको डिसरप्ट कर दिया। इसको डिसरप्ट करने से इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे हैं। और मैंने बताया था अभी आपको, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो, वेरी हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके और इसमें नहीं है, ओके। तो डेफिनेटली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। अब जरा आइए हम लोग करते हैं कैसे होगा ये, देखो ऑर्डर अरेंज करो यहाँ पे। ऑर्डर अरेंज क्या होगा, सबसे ज़्यादा आएगा हमारा कौन सा, सल्फोनिक एसिड, ओके। फिर कौन सा आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन सा आएगा, कार्बोनिक एसिड, क्योंकि एसिड्स आर मोर एसिडिक देन योर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। देन हमारा 4 के बाद कौन सा आएगा, बताओ, फिनॉल। देन कौन सा आएगा, वाटर। देन लास्ट में आएगा हमारा एल्कोहल। ऑर्डर अरेंज कर लिया, ठीक है। ये मतलब ये समझ लो आपको एटलीस्ट इन तीनों का, ये जो मैं आपको देखो रेड से मार्क कर रहा हूँ, इन तीनों का एक साथ तो याद रखना ही रखना, बहुत ससेप्टेबल है, बहुत ईजिली पूछा सकता है। वाटर, एल्कोहल, फिनॉल का कंपेरिजन आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल, देन वाटर, देन एल्कोहल। एल्कोहल वाटर में कभी गलती से भी गलती मत कर देना कि एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, नहीं, वाटर ज़्यादा एसिडिक है, ओके। वाटर से भी ज़्यादा फिनॉल आपका एसिडिक है, क्योंकि उसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है और वो रेजोनेट करता है, ओके। नाउ इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, मैं करवाता हूँ आपको, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, दिमाग के तार खुल जाएंगे, इनऑर्गेनिक वगैरह सबका यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, ओके। तो देखो सबसे पहले H+ इन सभी का लूज़ कर दो, सभी से H+ निकाल दो, इनके कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बन गया इसका भी कॉन्जुगेट बेस, ओके। ये सारे कॉन्जुगेट बेस बन गए। अब देखो बेटा इफेक्ट्स लगाते हैं ज़रा, देखो यहाँ पे क्या लग रहा, +I लग रहा है, +I लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर है, इसके -I लग रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आजू बाजू में कहाँ है, अगल बगल है। अगल बगल में होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाई रिपल्सन है इनके बीच में, ठीक है। मतलब ये मॉलिक्यूल कभी नहीं चाहेगा H+ रिलीज़ करके
के नेगेटिव चार्ज आ जाए, समझ रहे हो, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज बना, तो मतलब ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली चाहेगा ही नहीं कि H जाए, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लग रहा हूँ, लोन पेयर नेगेटिव रिपल्सन, ओके, लोन पेयर नेगेटिव रिपल्सन। अब थर्ड के केस में देखो, थर्ड के केस में सल्फर बहुत बड़ा एटम है, कैसा है, सल्फर बड़ा एटम है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी हैं। अब इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट लगाओ, एक एलिमेंट आपका सेकंड पीरियड से, एक एलिमेंट थर्ड पीरियड से, तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है, ओके। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग का केस आएगा, कैसा आएगा, बैक बॉन्डिंग। यहाँ बैक बॉन्डिंग कैसी होगी, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ओके। तो अब डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो क्या आंसर आने वाला है। आंसर आएगा हमारा सबसे ज़्यादा 4, मतलब डी रहेगा हमारा सबसे आगे, फिर सी, देन कौन सा आएगा बताओ, ए बी में कौन सा आएगा, बी तो बेटा बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, वो चाहता ही नहीं नेगेटिव चार्ज आए, समझ रहे हो, वो लूज़ करना ही नहीं चाहता H+, क्योंकि नेगेटिव आते ही ऑक्सीजन और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मॉलिक्यूल अनस्टेबल। तो हमारा ए आगे आएगा, सबसे आगे जाएगा, सबसे पीछे जाएगा बी, DCAB, ओके। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। जब भी कोई दिक्कत हो इसको वीडियो को देखेंगे और इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है, ठीक है। ये हमारा बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, ऐसे ऐसे। इनऑर्गेनिक में डिटेल में बताऊंगा इस चीज़ को, बैक बॉन्डिंग को, ओके। नाउ वेरी, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल लाया हूँ मैं आपके लिए। बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। वीडियो पॉज करो, सोचो, दिमाग के तार जलाओ, कैसे 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 होगा ये क्वेश्चन, करो। अब मैं करूँ, ठीक है, आंसर मिलाएंगे। ये हमारा ए मॉलिक्यूल है, ये हमारा बी मॉलिक्यूल है, ओके। अब अगर इससे H+ निकल जाएगा, इससे भी H+ निकल जाएगा, तो CF3- बनेगा ये, और CCl3 ये माइनस बनेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे फ्लोरीन वेरी हाई -I, क्लोरीन लेस -I, तो ये वाला ज़्यादा होना चाहिए एसिडिक। बेटा यहीं गलती हो गई आपसे, यहीं गलती हो गई। यहाँ होता क्या है बेटा, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, सिर्फ -I लगाता है, क्या लगाता है, सिर्फ -I। लेकिन क्लोरीन के पास क्या है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में आपकी बैक बॉन्डिंग हो जाती है इजीली। तो क्लोरीन आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और कार्बन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या होगी बेटा, बैक बॉन्डिंग। क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो बैक बॉन्डिंग आएगी। यहाँ कैसी आएगी, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होगी तो कौन ज़्यादा स्टेबल, बताओ। ये स्टेबल ज़्यादा, तो ये वाला एसिडिक ज़्यादा, ओके, क्लियर है। अब यहाँ तो हो गई नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड बातें, कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड बातें हमने यहाँ पे कर ली, ओके। अब जरा पॉजिटिव चार्ज से बताओ, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा। अब आपको दिमाग जलाइए, ये आपका स्पेशल होमवर्क है। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आता है और ट्राईफ्लोरोकार्बोकैटायन है और ट्राईक्लोरोकार्बोकैटायन है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आई वॉन्ट टू नो द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए, और जितने बच्चों को आंसर सही होगा उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनका नाम लूँगा, ठीक है। करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे चाहिए करा हुआ हर किसी की कॉपी में। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स, लगाओ वही फैक्टर। फिनॉल पे क्या है, H+ निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचता होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, जो इलेक्ट्रॉन देता होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, ठीक है। तो देखो +M -I +H -M -I, तो देख लो 4 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आएगी, 2 की, फिर 3 की, फिर 1 की। कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए कि आपके दिमाग में चलने लग गया हो कैसे फैक्टर लगाने हैं। देखो ये वाला करते हैं, सारे मेटा पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे ना तो M इफेक्ट ऑपरेट करेगा ना H इफेक्ट ऑपरेट करेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो -I +I मैंने बताया था हेलोजेंस का -I सबसे ज़्यादा होता है, तो हेलोजेंस का -I सबसे ज़्यादा होता है, ओके। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका -I ज़्यादा होगा, इसका होगा, देन इसका थोड़ा सा कम होगा। तो लगा दो ऑर्डर, 4 सबसे आगे आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा,
लास्ट में आएगा थर्ड आपका। ओके, प्लस आई को तो पीछे ही रखेंगे ना, ठीक है। इसमें भी लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है। करिए करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज करिए, मज़ा आएगा। कर लिया, ठीक है। अब मैं बताऊँ, ओके। ये देखो, ये जो है हमारा कैसा प्लस एम माइनस एम ग्रुप है। ओके, यहाँ सिर्फ माइनस आई, मेटा पोजिशन तो सिर्फ माइनस आई ऑपरेट करता है। यहाँ माइनस एम माइनस आई, ओके, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ माइनस आई थोड़ा कम है, यहाँ माइनस आई थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, यहाँ नथिंग, इस वाले में कुछ नहीं लग रहा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, आपके अकॉर्डिंग ये वाला कैसा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, और फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, लास्ट में आएगा फोर्थ वाला। आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेशल चीज़ आ जाती है यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पीके जो है आपका ऑर्थोफिनॉल का पीके जो है हल्का सा बढ़ जाता है बेटा। क्या हो जाता है, हल्का सा बढ़ जाता है। अब मैं एनसीईआरटी का डाटा दिखाता हूँ आपको, एनसीईआरटी का डाटा देखेंगे आप, ये रहा एनसीईआरटी का डाटा, पीके, इसका देखो पीके, आप देखो ज़रा, ये वाला पीके देखो 7.1 7.2, बेटा ये वाला गलत हो गया ऑर्डर, समझ रहे हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्लाइट पीके बढ़ जाता है, पीके बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा, 1, देन थर्ड, देन कौन सा आएगा हमारा, देन आएगा सेकंड, लास्ट में आएगा फोर्थ। बस यहाँ पे गलती थी फर्स्ट और थर्ड को अरेंज करने में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, डेटाबेस, याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डेटाबेस, एग्जैक्टली डेटाबेस। नाउ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मैं पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को, क्या है बताइए बताइए, पिक्रिक एसिड। क्या है, पिक्रिक एसिड, ये हमारा पिक्रिक एसिड है बेटा, पिक्रिक एसिड। अभी पिक्रिक एसिड के बारे में आपको फ़ोटो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। करो करो, ये माइनस एम, यहाँ माइनस एम बहुत ज़्यादा क्योंकि ऑर्थो पैरा दोनों पे लगे, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस एम ज़्यादा 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 क्योंकि दोनों ऑर्थो एक पैरा भरा हुआ है, ठीक है। और पिक्रिक एसिड का तो पीके भी मैंने लिखा है 0.3, वेरी हाईली एसिडिक, ठीक है, बहुत हाई एसिडिक है पिक्रिक एसिड आपका, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लग गए, मतलब अल्टीमेट एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा एसिडिक, 4 आएगा हमारा, देन सेकंड आएगा, देन फर्स्ट आएगा, देन थर्ड आएगा। जमा लिया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यही आएगा, ठीक है। अब देखो, ये रहा पिक्रिक एसिड आपका, ये जो हमारी बायोकेम की लैब है उससे मैंने फ़ोटो लिया है, एंड अवर बायोकेम प्रोफेसर आर हाईली स्ट्रिक्ट, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उनको पता चल गया तो मुझे फायर कर देंगे, समझ रहे हो। ये फ़ोटो मैंने बायोकेम की लैब से लिया है, ठीक है, पिक्रिक एसिड का, याद रखेंगे पीला पीला होता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को अरेंज करो जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमने देखो बेंजोइक एसिड का पीके लिखा है, इसका पीके कितना होता है 0.3। ये डाटाबेस है बेटा, समझ रहे हो, ये चीज़ें एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन रहती हैं, जो हम लोग मतलब नॉर्मल रीडिंग से फैच आउट नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, तो बहुत स्पेशल अटेंटिव रीडिंग चाहिए इसके लिए, ठीक है। करो अरेंज इसको। ये एल्कोहलिक टाइप का है, फिनॉल है आपका, तो देख लो साफ साफ दिख रहा है हमारा क्या आएगा ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, सबसे ज़्यादा थर्ड पिक्रिक एसिड, देन फोर्थ, देन आपका फर्स्ट, देन सेकंड। अब देखो इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में आपका बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि बेंजोइक एसिड में जो आपका बेंजीन लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, माइनस आई का काम कर रहा है। एनसीईआरटी में क्लियरली बिल्कुल मेंशन्ड है, क्या है, क्लियरली मेंशन्ड है कि फिनाइल इसका और विनाइल, इन दोनों ग्रुप्स का इफेक्ट कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे देखते हैं, माइनस आई की तरह देखते हैं। कैसे देखते हैं, माइनस आई। इनको क्रॉस कॉन्जुगेशन की तरह नहीं लगाना है कभी, एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन्ड है ये बात, तो इनका माइनस आई देखते हैं। माइनस आई लगेगा
तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा लगेगा, बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है हमारा, बेंजोइक एसिड। ओके, ये वाला क्वेश्चन करिए। -m +m, ये लोन पेयर की वजह से +m, नहीं सॉरी -m, ये -m -i। ओके, देख लो ये -m कैसा है, क्रॉस, क्योंकि ये लोन पेयर है ना यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला, ये कैसा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला -m है। ओके, तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला आएगा हमारा, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ओके, पहला वाला, देन थर्ड वाला, देन फोर्थ वाला, लास्ट में आएगा सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में क्या लग रहा है आपका, सेकंड वाले में +m लग रहा है, एंड +m नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। ये वाला बताओ। अब आप लोग सोच रहे हो सर अब इनमें कैसे कंपेयर करें, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये फॉर्मिक एसिड, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ फिर से रटना है बेटा, रट डालो इसको, क्या कर डालो, रट डालो, हाँ फिर से रटना है, क्या है, हाँ फिर से रटना है, क्या करना है, हाँ फिर से रटना है, मतलब ऐसे। H4 क्या है आपका, क्या है, फॉर्मिक एसिड बेटा, क्या है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH होता है ना फॉर्मिक। पीएच से क्या है, फिनाइल, तो PHCOOH बेंजोइक एसिड। R4 क्या है, RCOOH। ओके, तो जो COOH के आगे जो लगा हुआ है, COOH के आगे जो लगा हुआ है वो ट्रिक है ये। ठीक है, हाँ फिर से रटना है, ठीक है, हाँ फिर से रटना है। तो जो आपका बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक कौन होता है आपका, फॉर्मिक एसिड। NCERT का डाटाबेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रटना ही रटना है, हाँ फिर से रटना। ट्रिक क्या है, हाँ फिर से रटना। सबसे आगे फॉर्मिक एसिड, देन आपका बेंजोइक एसिड, देन आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, हाँ फिर से रटना है। ओके, नाउ फ्लोरीन क्या लगा था हमारा, -i, तो देख लो -i ज़्यादा, -i थोड़ा ज़्यादा, -i, और यहाँ नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट में आएगा चौथा। कर लेंगे। ओके, यहाँ पे बेटा बच्चे एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हैलोजन्स जो हैं आपके +m भी लगाते हैं, -i भी लगाते हैं, तो +m क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं, +m की वजह से आपका जो ऑर्थो और पैरा वाले कंपाउंड है वो पीछे आ जाना चाहिए थे। नहीं बेटा, यही गलती हो जाती है। हैलोजन्स के केस में -i डोमिनेटिंग होता है, समझ रहे हो, हैलोजन्स के केस में -i डोमिनेटिंग होता है, और -i के अकॉर्डिंग ही हम सारे रिजल्ट डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा -i के अकॉर्डिंग आया है। कैसा होता है, -i ऑफ हैलोजन्स इज डोमिनेटिंग। ये लिख के रख लो कॉपी में, आप लोग सामने चिपका लो अपने टेबल के, -i जो हैलोजन का होता है डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, आगे मैं आपको GOC2 में बताऊंगा कि ऑल्दो आपके +m ग्रुप होते हैं, लेकिन फिर भी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है +m की वजह से, लेकिन फिर भी रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। ओके, तो ये चीज़ें आपको जो आप आज याद कर लोगे सही से, जो हैलोजन्स का जो -i डोमिनेटिंग होता है, यही चीज़ें जब मैं आपको GOC2 में बताऊंगा तो आपको तुरंत से क्लिक करेंगी, सर ने ये चीज़ पहले बताई थी। ओके, नाउ NCERT डोज क्या है, NCERT डोज, बिल्कुल NCERT के लिए NCERT का चार्ट कॉपी कर लाया हूँ। सबसे ज़्यादा एसिडिक उन्होंने ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड को बताया है, ट्राईक्लोरो एसिडिक, देन डाईक्लोरो एसिडिक, नाइट्रो, CN, एक F, एक Cl, एक Br, फिर आपके ये दो आते हैं, फिर बेंजोइक एसिड, देन फिनाइल एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड। देखो इतना जो है, जैसे यहाँ से देखो, इतना जो है आपका ये वाला पार्ट, इतना पार्ट तो बेटा आपका DNP रूल से याद हो जाएगा, समझ रहे हो।
इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना पार्ट में तो आप अगर DNP लगा दोगे, DNP रूल लगा दोगे, DNP रूल अगर लगा दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इतने पार्ट आपका DNP रूल से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेंगे और बाकी इतना याद कर लो, फिर से ये वाला कवर हो जाएगा आपका -i से, ठीक है। क्लियर है? तो ये NCERT का है, ऐसा नहीं छोड़ सकते हो आप, इसको आपको करना ही है। इसके बीच से क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी बनना चाहे तो, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ओके, ठीक है। इस चार्ट को याद कर लेंगे, इस चार्ट को चिपका दो अपने टेबल के सामने। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, वाटर, एल्कोहल, ये तो क्लियर है। फिनॉल, वाटर, एल्कोहल तो मैं पहले ही बता चुका था, इसके आगे एसिड आ जाएगा, कोई नॉर्मल बात है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड, देन आपका CF3COOH, देन आपका पिक्रिक एसिड, ये क्या है आपके डाटाबेस, क्या है आपके डाटाबेस। इसका pKa कितना होता है? इसका pKa ऑलमोस्ट 0 होता है, 0.0, ओके। ये क्या होता है? 0। इसका क्या होता है? माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। इसका कितना होता है? 0.3। तो pKa बेस्ड है सल्फोनिक एसिड, देन आपका ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, देन आपका पिक्रिक एसिड, ओके। अब देखो बेटा, जितना मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा दिया है, मोर देन सफिशिएंट है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रिपरेशन को एक अपर लेवल एज देना है, एक शार्प एज देना है, एक अल्टीमेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, छोड़ेंगे नहीं। ये टॉपिक JEE मेंस और एडवांस वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आपको नीट में अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रखनी है तो क्या आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली आपको सिर्फ नीट ज़्यादा डीप में नहीं सोचना है तो आप इस ऑर्थो इफेक्ट या SIR, जिसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे आपके ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड जैसे आपका COOH क्या है? एक बल्की ग्रुप है। अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे, COOH के ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आ जाएगा तो करता क्या है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से COOH के प्लेन को हल्का सा टिल्ट कर देता है। अगर प्लेन को टिल्ट कर देगा तो मैं आपको रेजोनेंस से बताता चला आ रहा हूँ कि अगर रेजोनेंस कराना है, क्या कराना है, अगर रेजोनेंस कराना है तो आपको ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। कैसा अलाइनमेंट? सेम होना चाहिए। बेंजीन में भी बताया मैंने, बेंजीन के कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो रेजोनेट नहीं करता, क्योंकि उसका ऑर्बिटल का प्लेन ही डिफरेंट है। तो रेजोनेंस के लिए क्या है, प्लेन कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, कोई बल्की ग्रुप आके COOH के प्लेन की ओरिएंटेशन को बदल देता है। प्लेन के ओरिएंटेशन के बदलने की वजह से बेंजीन पे जो बेंजीन है आपकी, उसका इफेक्ट COO- ग्रुप पे ख़त्म हो जाता है, और उस इफेक्ट के ख़त्म होने के वजह से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इतनी देर जो बात किया उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड। जब ऑर्थो सब्सटीट्यूशन में आपका बल्की ग्रुप आ जाता है बेंजोइक एसिड में, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, फिर आपको NCERT के कुछ पॉइंट से कंपेयर करवाऊंगा जो आपको अलग से याद रखने हैं। जैसे देखो, ये आपका बेंजोइक एसिड है, अगर नेगेटिव चार्ज आया H+ -H+ करने के बाद तो क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव है आपका, ये नेगेटिव यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये ना आके बेंजीन का ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है। तो इसने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने को इनहिबिट किया। क्या किया? इनहिबिट किया, ओके। अभी आपको हो सकता है मेरी बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट लग रही हो पीछे जो मैंने बोला, नहीं अभी मैं बताऊंगा। लेकिन देखो, जब ये बल्की ग्रुप आपका आ जाता है तो जब ये माइनस बनता है और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाना चाहे नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि COOH जो है आपका टिल्ट कर गया, घूम गया। अगर घूम जाएगा तो उसके ऑर्बिटल्स जो हैं सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, तो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो यहाँ सारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? B की ज़्यादा होगी A से, ओके। अगर ये A है, ये B है, ओके। समझ में आया कि SIR क्या है? इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस का इनहिबिशन हो गया। अगर रेजोनेंस का इनहिबिशन हो गया तो हमारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ओके। तो जो G है आपका बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप में क्या क्या आते हैं?
नाइट्रो हुआ आपका, मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ, जो जो आपके पॉलीवैलेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली एटॉमिक स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके बल्की ग्रुप्स में आते हैं। ओके, अब देखो, अब एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिखती है, ये इसको रीड करो। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स सच एज फिनाइल और विनाइल टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्ट्रेरी टू डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट शोन बिलो। इसमें क्या पढ़ के समझ में आया, इसमें मेरे को तो पढ़ के समझ में आया कि अगर COOH पे फिनाइल या विनाइल लगे हों तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। इन कॉन्ट्रेरी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्रॉस रेजोनेंस, अगर ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा, ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा ऐसा, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। अब देखो, जो मैंने यहाँ पढ़ाया आपको कि ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, और जो यहाँ बता रहा है एनसीईआरटी, दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बोलती है फिनाइल और विनाइल एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते, एनसीईआरटी आपके एसआईआर के बारे में बात करती ही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी आपके स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में बात करती नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ आपको यहाँ तक बताती है कि अगर COOH में आपका CH2 है और COOH में आपका ये वाला ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती, ये -I लगाता है ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप भी कैसा लगाता है, -I। ओके, इन कॉन्ट्रेरी ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप ऐसा सोचेंगे और जो ये ऐसा रहा होगा ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा, आपके कैसे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे इसके क्रॉस रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम जो एसआईआर पढ़ रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही है। अगर आप एसआईआर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ये एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है। बाकी अगर एसआईआर का केस नहीं है तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है हमारी फिनाइल और विनाइल जो है आपके क्रॉस रेजोनेंस की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम नहीं करते, बल्कि -I की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। ओके, एनी डाउट? बिल्कुल ये बात तो याद रखनी है, फिनाइल और विनाइल एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, कम करने की बजाय। इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ये हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ओके, ये बात बिल्कुल याद रखनी है, एनसीईआरटी से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की पॉइंट्स हैं। नाउ ऑर्थो इफेक्ट कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन 2 और मोर बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन। अब मैंने बताया था ऑर्थो का मतलब ही बेटा आजू बाजू में प्रेजेंट होनी चाहिए, और कैसे 2 या 2 से ज़्यादा बल्कि ग्रुप। ओके, जैसे देखो ये है आपका COOH, यहाँ पे मैं फिनॉल लगा दूँ तो ये आपका ऑर्थो इफेक्ट का केस नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप है। कैसा है, स्मॉल ग्रुप। कैसा है, स्मॉल ग्रुप के केस में हमारा नहीं लगता है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट कब लगेगा, देखो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा हमारा, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ नाइट्रो लगा दो, या एक ही लगा दो। ठीक है, तब हमारा ऑर्थो ग्रुप एक्ट करता है। 2 या 2 से ज़्यादा बल्कि ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, मज़ा आ जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब फील आ जाएगा कैसे ऑर्थो इफेक्ट लगा। कर लिया, पॉज करके क्वेश्चन कर लिया इसको। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। यहाँ देखो, ये फिनॉल जो आपका बेटा ग्रुप है, ये फिनॉल जो आपका ग्रुप है ये कैसा है, स्मॉल ग्रुप है बेटा। कैसा है, स्मॉल। ओके, स्मॉल ग्रुप। लेकिन जो ये नाइट्रो ग्रुप है बेटा, ये नाइट्रो ग्रुप, ये कैसा है, बल्कि ग्रुप। और इसके बाजू में जो आपके मिथाइल लगे हुए हैं ये भी कैसे हैं, बल्कि। ये भी कैसे, बल्कि ग्रुप हैं। ओके, अब देखो इस केस में, देखो इस केस में कोई ऑर्थो का केस ही नहीं है, कोई ऑर्थो, कोई एडजेसेंट पोजीशन पे बल्कि ग्रुप्स हैं ही नहीं, तो ये नॉर्मल केस है। लेकिन ये केस देखो, इन दो बल्कि मिथाइल के आने की वजह से इसका नाइट्रो का ओरिएंटेशन बदल गया। अगर नाइट्रो का ओरिएंटेशन बदल गया, यहाँ तो ये -M लगा रहा था, अब नाइट्रो का अगर ओरिएंटेशन बदल जाएगा तो सिर्फ ये -I लगाएगा। -M के लिए
ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना जरूरी है बेटा, सेम ओरिएंटेशन में ऑर्बिटल्स होने चाहिए। लेकिन मिथाइल के आने के वजह से नाइट्रो का ओरिएंटेशन बदल गया, जिसके वजह से इसका रेजोनेंस बेंजीन के साथ खत्म हो गया। अगर रेजोनेंस खत्म हो गया तो सिर्फ -I लगाएगा, ये रेजोनेंस की वजह से -M लगाएगा ही नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा आएगी, बताओ बताओ। -M तो यहाँ -M -I लग रहा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे A की ज़्यादा आएगी B से। ओके, देखा कैसे बल्कि ग्रुप्स ने किसी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को चेंज कर दिया। ओके, अगर आपको ऑर्थो इफेक्ट नहीं आता है तो आप क्या देखेंगे, ये +I लगा रहे हैं, ये +I लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे और आप बोलोगे B की ज़्यादा है, नहीं A की ज़्यादा है। यहाँ कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट का। ठीक है, आप चाहें तो ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट स्किप भी कर सकते हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं तो ऑर्थो इफेक्ट भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जितने एग्जाम्पल बता रहा हूँ उनको याद रखिए। ठीक है, नाउ कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, जरा दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ, अगर एक एक निकालोगे तो क्या होगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा -αH तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा, ये। अब देखो ये वाला ऐसे रेजोनेट करेगा ऐसे, ओके, फिर ये वापस आएगा और ये हमारा यहाँ वापस आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे रेजोनेट करेगा। अगर मैं इसमें से बीटा हाइड्रोजन निकाल दूँ -H बीटा तो क्या बनेगा हमारा ये बनेगा। अब देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और यहाँ, और ये यहाँ जाएगा। इसमें कैसा है, रेजोनेंस ज़्यादा है, रेजोनेंस कैसा है, ज़्यादा है। अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज पहुँच तो ऑक्सीजन के पास ही रहा है दोनों ही केस में, लेकिन जो बीटा का केस है उसमें रेजोनेंस ज़्यादा है। अगर रेजोनेंस ज़्यादा है तो उसकी H+ रिलीज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो बीटा हाइड्रोजन जो है हमारा ज़्यादा एसिडिक है। तो आंसर क्या आएगा, बीटा की एसिडिटी अल्फा से ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, हो जाएगा। नाउ एसिड बेस रिएक्शन, क्या, एसिड बेस रिएक्शन। अब देखिए ये कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो इनकी रिएक्शन से क्या होता है, वीक एसिड वीक बेस बनते हैं। ठीक है, कभी भी वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। स्ट्रॉन्ग आपका हाईली आयनाइजेबल होता है, समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग आपका हाईली आयनाइजेबल होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस बनाते हैं। कभी वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना सकते। इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो पॉसिबल है लेकिन कभी बैकवर्ड पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीक एसिड से वीक बेस से कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनते। इसका लॉजिक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर हाईली आयनाइजेबल। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट इनका, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो इस रिएक्शन देखो NaNH2 हमारा क्या है, बेस है, और CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमारा क्या है, एसिड है। इनके रिएक्शन से क्या बनेगा हमारा, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na+। ठीक है, और ये CNH3। अब देखो जो बेस होता है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, एसिड। जो एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट होता है बेस। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये बेस है, इसके पास हाइड्रोजन है तो ये एसिड है। अब यहाँ पे इसके पास क्या था, Na+ था, ये नेगेटिव था, ये बेस था, इसके पास ये वाला हमारा एसिडिक हाइड्रोजन था। ओके, अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस बनाते हैं तो वो रिएक्शन फीजिबल है। ठीक है, अब कंपेयर करो, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.25, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती, 3। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, ज़्यादा। तो हमारा एसिड जो है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसा है, वीक एसिड। ओके, पहले एसिड बेस लिख लेंगे LHS और RHS में, स्ट्रॉन्ग और वीक आप लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब बेस देखो NH2- और कार्बन-। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.25, इसकी कितनी है, 3। तो लोन पेयर कौन जल्दी देगा, सोचो। बेस में क्या देखते हैं, लोन पेयर रिलीज करना, और एसिड में क्या देखते हैं, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। ओके, तो देखो लोन पेयर कौन रिलीज करेगा, NH2-। बेसिकली NH2- पहले लोन पेयर देगा। तो क्या है आपका
स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा है, वीक बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक बेस वीक एसिड बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसी है, फीजिबल है। कैसी है, फीजिबल, प्रोसीड कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये क्या हमारा एसिड, ये क्या NaOH क्या है, बेस। ये क्या है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस क्या है हमारा बेस, वाटर क्या हमारा एसिड। अब जरा चेक करो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस बना रहे हैं। ये देखो, ये हमारा क्या है 3.25 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3.5। तो एसिड कौन सा अच्छा है, वाटर अच्छा है कि C ट्रिपल बॉन्ड C? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, ये वीक एसिड है। यहीं पे दिख रहा है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन ही नहीं सकता, मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड करके कभी वाटर प्रोड्यूस नहीं करेगी। ओके, तो नॉट फीजिबल बेटा, नॉट फीजिबल, नॉट फीजिबल। ओके, नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, वाटर देन C ट्रिपल बॉन्ड C देन NH3, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल वाटर एल्कोहल। ठीक है, ये वाला तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, वाटर देन C ट्रिपल बॉन्ड C देन NH3। इसमें देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी डिसाइड कर सकते हो आप लोग, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी डिसाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी डिसाइड कर सकते हो वाटर ज़्यादा क्यों है, C ट्रिपल बॉन्ड C NH3 से ज़्यादा क्यों है। ओके, नाउ अब देखो जरा, जो हमारा बेस है NaNH2, एक बेस लिया मैंने, एक बेस NaOH लिया, एक बेस मैंने बाइकार्बोनेट आयन लिया। ओके, तो पहले इनकी रिएक्शन देखेंगे, इनकी रिएक्शन से बनेगा क्या। ये हमारे डिफरेंट एसिड्स हैं नीचे जो लिए हैं। ओके, ऐसे देखो, ये रहा, देखो जब हमारा H प्लस एसिड से H प्लस आएगा, बेस NaNH2 के NH2 माइनस से रिएक्ट करेगा तो NH3 बनेगा। NH3 क्या हमारा कॉन्जुगेट एसिड, क्या है हमारा कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करेगा, वाटर बनेगा, ये क्या है हमारा कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली H प्लस हमारा बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और ये क्या हमारा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड थ्योरी आपको डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज़ समझाई जाएगी, कैसे कॉन्जुगेट एसिड, कैसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, कैसे क्या बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो आपका कार्बोनिक एसिड है अगर ये बनता है किसी रिएक्शन में तो वीक एसिड होता है, तुरंत ही CO2 और वाटर में टूट जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता रिएक्शन होगी कि नहीं हुई, क्वेश्चन पूछा जाता है किस रिएक्शन में CO2 इवॉल्व होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 कॉन्जुगेट एसिड हैं, NH3, वाटर, कार्बोनिक एसिड। ये 3 कॉन्जुगेट एसिड को हमें LHS वाले एसिड से कंपेयर करना है। ये RHS वाले हैं, सारे RHS वाले हैं। ये कैसे RHS वाले हैं एसिड। ठीक है, क्लियर है, RHS वाले एसिड है ये। ठीक है, LHS में कौन से हैं, LHS में हमारे ये लिखे हुए हैं, LHS में हमारे ये लिखे हुए हैं, सारे LHS वाले एसिड ये लिखे हुए हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एसिड लिख देता हूँ। यहाँ से एसिड हमारा NH3 बनता है, यहाँ से वाटर बनता है, यहाँ से कार्बोनिक एसिड बनता है। यहाँ याद रखें CO2 इवॉल्व वाली बातें की जाती हैं। ओके, यहाँ पे अब देखो इन एसिड से कंपेयर करना है। ये हमारे एसिड RHS वाले हैं, ये हमारा LHS वाले एसिड हैं। अगर LHS वाले से RHS स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अब देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये NH3, बताओ अगर NaNH2 से C ट्रिपल बॉन्ड C रिएक्ट करेगा तो NH3 बनेगा, और एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये रिएक्शन डेफिनेटली प्रोसीड होगी। ओके, अब C ट्रिपल बॉन्ड C और वाटर में कंपेयर करो तो वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो RHS में स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं आ सकता, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। और कार्बोनिक एसिड तो डेफिनेटली नहीं बनेगा बेटा, कार्बोनिक एसिड उसके नाम में ही एसिड है, C ट्रिपल बॉन्ड C से रिएक्ट करके कोई मॉलिक्यूल आपका कार्बोनिक एसिड नहीं बना सकता, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। ऐसे ही एल्कोहल और NH3 में कौन ज़्यादा एसिडिक है, डेफिनेटली हमारा एल्कोहल होगा। ठीक है, तो NH3 बन जाएगा। एल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक है, वाटर, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। और कार्बोनिक एसिड तो बना ही नहीं सकता एल्कोहल। फिनॉल में देखो जरा,
फिनॉल और NH3 में कौन ज़्यादा एसिडिक है? फिनॉल, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। फिनॉल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक है? फिनॉल, तो ये हो जाएगी। कंपेयर करने का तरीका देखो बेटा, RHS का एसिड मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, LHS का एसिड एक एक कंपेयर कर रहे हैं। RHS का अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन नहीं होगी, RHS का अगर वीक है तो रिएक्शन हो जाएगी। फिनॉल क्या कार्बोनिक एसिड कभी बना पाएगा रिएक्शन के बाद? नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब देखो फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया? फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप, तो क्या होगा? ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये तो हो जाएगी, लेकिन कार्बोनिक एसिड अभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली फिनॉल जैसी है। पिक्रिक एसिड देखो बेटा, क्या है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तो आपका डेफिनेटली 0.3 pK है, बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो हम पीछे देख चुके हैं 4.2 pK था बेंजोइक एसिड का, तो आपका कार्बोनिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये NH3 से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर से भी, कार्बोनिक एसिड से भी। अब आ गया आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड डेफिनेटली NH3 से स्ट्रॉन्ग है, वाटर से भी स्ट्रॉन्ग है, कार्बोनिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग है। बेंजोइक एसिड डेफिनेटली NH3 से ज़्यादा है, वाटर से भी ज़्यादा है, कार्बोनिक से भी ज़्यादा है। और ये सल्फोनिक एसिड तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है ही, तो इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। ओके नाउ अब देखो ये वाली बात तो मैंने समझा दी। जो आपका इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है बेटा, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसमें ये लिख के आता है क्वेश्चन हमेशा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CO2 विल बी इवॉल्व। CO2 विल बी इवॉल्व, अगर रिएक्शन प्रोसीड होगी तो ही CO2 इवॉल्व होगा। इसका मतलब LHS में आपके कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड हुआ तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी नहीं। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये मतलब LHS में आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और RHS में आपके वीक एसिड होना चाहिए, RHS। ओके क्लियर? RHS में वीक एसिड, LHS में स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ हिंट क्या? पहले क्वेश्चन देखो, ये हिंट तो बहुत जल्दी हिंट की। पहले क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा गामा 3 हाइड्रोजन, आपके तीनों हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। इसके लिए हिंट है आपका COOH का जो हाइड्रोजन होता है ज़्यादा एसिडिक होता है अमोनियम आयन के कंपेरिजन में, ठीक है। अब देख लो, अगर ये हमारा अमोनियम आयन पॉजिटिव है तो ये क्या लगाएगा? -I। पॉजिटिव ग्रुप्स जो है क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, -I लगाएंगे, तो -I इसके ज़्यादा करीब है, इससे दूर है, तुम्हारा अल्फा की एसिडिटी ज़्यादा आएगी, देन बीटा की, नहीं देन गामा की बेटा, किसकी? गामा की, देन सबसे लास्ट में बीटा की। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले आगे रख दो और अमोनियम वाले पीछे रख दो, उसमें भी -I जिसके पास लग रहा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, हर लेवल का क्वेश्चन टच कर लिया, जितना भी डीप में जा सकता है वो, समझ रहे हो, हर लेवल का क्वेश्चन टच कर लिया। मज़ा आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन कर करके, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लास में ही मैं 30-40 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ वही सेम एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे फैक्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN ज़्यादा है तो लोन पेयर देगा नहीं, लोन पेयर देगा नहीं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। साइज ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो वो नेगेटिव चार्ज देगा नहीं, नेगेटिव चार्ज अगर देगा नहीं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। लोन पेयर डोनर्स आर गुड बेस। रेजोनेंस, अगर लोन पेयर आपका रेजोनेट कर रहा है तो डोनेट कैसे करेगा? डोनेट नहीं करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। और सिमिलरली +m, इलेक्ट्रॉन देगा तो किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो चाहेगा कोई लोन पेयर उसका ले ले, कोई नेगेटिव ले ले, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके नाउ मैंने इंडक्टिव फैक्ट में आपको बताया था डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड का। ओके, डीलोकलाइज्ड जो लोन पेयर हमारे वो लेस एसिडिक, लेस बेसिक होते हैं देन लोकलाइज्ड के। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइज्ड होगा तो घूमने गया होगा रिंग के अंदर। ओके, जब H+ आएगा तो जरूरी है वो ऐसे डोनेट कर पाए, हो सकता है रिंग के अंदर उसका लोन पेयर घूम रहा हो, ठीक है। इसलिए डीलोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है कम होती है, लोकलाइज्ड तो वहीं पर रखा है, H+ आएगा तुरंत डोनेट हो जाएगा। ओके, ये क्या हमारा लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। ये इंपॉर्टेंट है। लोकलाइज्ड क्यों है बेटा? मैंने बताया था
बेंजीन रिंग के या डबल बॉन्डेड एटम के रिंग के डबल बॉन्डेड एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, आपका फ्री रेडिकल हो, तो ये आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर बेंजीन रिंग ऐसी है और इसके रेजोनेटिंग ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर, पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर नेगेटिव होता है वो आपका इस प्लेन में होता है, समझ, इस प्लेन में रेजोनेंस आपका ऐसे चल रहा है, लेकिन जो आपका नेगेटिव चार्ज का प्लेन होता है वो ऐसा होता है, लोन पेयर का प्लेन ऐसा होता है, तो इनके साथ रेजोनेट कर ही नहीं सकता। ओके, ये चीज़ मैंने रेजोनेंस में बहुत डिटेल में समझाई है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, विजुअल फोटोज दिखाए मैंने कि कैसे क्यों नहीं होता रेजोनेंस। ओके, तो ये हमारा लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, ये बेंजीन, ये इसके साथ डीलोकलाइज्ड है। ओके, ये इसके साथ डीलोकलाइज्ड है। ओके, तो लोकलाइज्ड आगे आएंगे, ये कैसा हमारा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन की EN ज़्यादा होगी, तो EN ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो 1 हमारा आगे आएगा, 4 हमारा पीछे आएगा। अब देखो रेजोनेंस ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो 3 नंबर का सबसे पीछे आएगा, 2 नंबर का आगे आ जाएगा। ओके, क्लियर? अब देखो वही कंसेप्ट लगाओ डीलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड का। ये कैसा है? लोकलाइज्ड है। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। ओके, लोकलाइज्ड है तो सबसे आगे आ जाएगा। अब डीलोकलाइज्ड में देखो, इसका रेजोनेंस छोटा है, इसका रेजोनेंस बड़ा है। ओके, और ये देखो इसमें बेटा कुछ खास बात है, सी यहाँ देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज करके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज करके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया और बहुत हाईली स्टेबल हो गया ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 4 की सबसे कम, बेसिक स्ट्रेंथ 4 की सबसे कम। अब देखो इसमें रेजोनेंस कैसा है? रेजो कम है, इसमें रेजो कैसा है? ज़्यादा है, तो दूसरा वाला आगे आ जाएगा, तीसरा वाला पीछे हो जाएगा। कर लेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें देखो लोकलाइज्ड देखो यहाँ अब बेंजीन रिंग से रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा सिग्मा देन पाई, ऐसे रेजोनेंस नहीं होता। लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, आपका कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। रेजोनेंस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे रेजोनेंस होता है। ओके, तो ये हमारा कैसा है? लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड, ये भी, ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। ओके, DL है। अब देखो ये क्या है? आपका डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक है, तो ये पीछे चला जाएगा। सबसे आगे क्या आएगा? ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये बेंजीन कैसा लगाएगा? माइनस आई, तो फर्स्ट आगे आएगा, सेकंड आएगा, देन थर्ड आएगा। ओके, इसमें और इसमें देखो थर्ड और फोर्थ में दोनों ही डीलोकलाइज्ड है, लेकिन एक चीज़ देखो बेटा ध्यान से, जो आपका फोर्थ और फिफ्थ में फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। क्या है? लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके किस कैटेगरी में आते हैं? एरोमेटिक की कैटेगरी में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके एरोमेटिक कैटेगरी में आते हैं, तो आपका लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई मॉलिक्यूल, कभी नहीं चाहेगा ये मॉलिक्यूल के कोई आयन आके इसका लोन पेयर लेकर जाए। अगर लोन पेयर डोनेट हो गया तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर हाईली स्टेबल बेटा, कभी वो नहीं चाहेंगे कि वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो। तो हमारा फिफ्थ वाला जो है बेटा सबसे पीछे आने वाला है, फोर्थ वाला थोड़ा, सिक्स्थ वाला उससे थोड़ा आगे आ जाएगा। ओके, सॉरी थोड़ा यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ हो गया बेटा। ये क्या होगा हमारा? फिफ्थ वाला आगे आएगा, फोर्थ वाला पीछे आएगा। ओके, क्लियर है? नाउ ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? इसमें तो ये हमारा ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये रहा बेटा। ये जो है आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। नाम क्या है? गुआनिडीन। ये क्या है आपकी? गुआनिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो गुआनिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस डेफिनेटली आगे आएगी, देन सेकंड, देन फर्स्ट। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? होगा भी कैसे बेटा, इतना अच्छा जो पढ़ा रहा हूँ। नाउ इस क्वेश्चन करो, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट लगाओ, जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। प्लस m माइनस आई प्लस h
माइनस एम। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ। कर लेंगे बेटा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस कि कब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, कब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या है। कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए ना, सारे बन जाते हैं बेटा, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किए सही से याद रखेंगे, ओके। इसको देखिए, मेटा पोजिशन पे सिर्फ माइनस आई, ओके। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड वाला है। ये कैसा है? लोकलाइज्ड वाला। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड वाला प्लस एम वाला। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड वाला माइनस आई, ओके। तो लोकलाइज्ड वाला सबसे आगे आ जाएगा हमारा, सेकंड वाला, ओके। अब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में कंपेयर करना है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में। तो जो थर्ड देखिए इसमें क्या लग रहा है? प्लस एम बेटा, क्या लग रहा है? प्लस एम। तो थर्ड वाला आगे आ जाएगा, ओके। और आपका फर्स्ट एंड थर्ड में माइनस आई देखना है, दोनों माइनस आई हेलोजेंस का ज़्यादा होता है एंड माइनस आई डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 4 वाला हमारा पीछे आ जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा आगे आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ओके। यही आएगा सबका। नाउ एक और कंसेप्ट है जो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप एक बेसिक लेवल की ठीक ठाक तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देना चाहते तो ये कंसेप्ट भी आप लोग जरूर पढ़िए। SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? इसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि प्रोटोनेशन का इनहिबिशन हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। अगर प्रोटोनेशन का इनहिबिशन हो जाएगा, इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो डोनेट नहीं हो पा रहा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, H+ को नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं दे पा रहा। अगर लोन पेयर नहीं दे पा रहा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब देखो SIR और SIP में कंपेरिजन करो। SIR ने आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, SIP क्या कर रहा है? आपका बेसिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। SIR क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू विच इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे थे और आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया था। लेकिन वहीं आपका SIP में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन हो रहा है, मतलब कि वो प्रोटोन डोनेट नहीं कर पा, सॉरी वो प्रोटोन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अपना लोन पेयर डोनेट करके। अगर वो प्रोटोन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अब होता क्या है? होता है इसलिए कि ऑर्थो पोजीशन पे, एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्की ग्रुप आ जाता है तो स्टेरिकली क्राउड कर देता है लोन पेयर को। क्या कर देता है? स्टेरिकली क्राउड कर देता है लोन पेयर को। भीड़ भाड़, लोन पेयर के अराउंड अगर भीड़ भाड़ हो जाएगी तो जो H+ आ रहा है लोन पेयर लेने के लिए वो नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ लोग आ गए, समझ रहे हो? स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। इसकी वजह से SIP इफेक्ट लगता है। देखो ये नॉर्मल हमारा एनिलीन है, इसमें बल्की ग्रुप आ गया, G हमारा बल्की ग्रुप है। अगर बल्की ग्रुप आ जाएगा तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा, सॉरी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ A की कैसी होगी? B से ज़्यादा। रीड करो जरा इसको। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन हैविंग बल्की ग्रुप इज लीस्ट बेसिक among their aniline and derivative, as bulky group sterically crowd the lone pair of nitrogen and make it difficult to accept proton H+। मतलब जो बल्की ग्रुप है स्टेरिकली क्राउड कर देंगे लोन पेयर को, और H+ का जो एक्सेप्ट करना है नाइट्रोजन को, जो H+ एक्सेप्ट करना है लोन पेयर डोनेट करके, वो नहीं हो पाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देते हैं? लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ओके। अब इसको करेंगे, यहाँ क्या है? +H, यहाँ +I, यहाँ +H +I, यहाँ नथिंग, ओके। अब देखो ये वाला केस क्या हमारा बेटा? ये क्या हमारा बल्की ग्रुप है, क्या है? CH3 हमारा बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो थर्ड तो आप सबसे पीछे डाल दो। अब क्या है? अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो लोन पेयर डोनेट करना, मतलब +H इफेक्ट सबसे ज़्यादा, ठीक। देन आपका सेकंड आएगा, देन आपका फोर्थ आएगा, देन लास्ट में आपका थर्ड क्यों? थर्ड लास्ट में बेटा इसलिए आया कि जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो क्राउडेड हो गया। अगर वो क्राउडेड हो गया तो डोनेट हो ही नहीं सकता, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन के डेरिवेटिव्स और एनिलीन के कंपैरिजन में कम हो गई, जो पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है।
नाउ अब जितनी इतने सारे हमने एनिलीन के और एनिलीन के डेरिवेटिव्स की बेसिक स्ट्रेंथ देख ली। अब कुछ एलिफेटिक अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए और कई बार JEE मेंस, एडवांस, नीट, जिपमर, आपका एम्स, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1, 2, 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स। ओके, पहला है व्हेन गैसियस फेज इज मेंशन्ड। अगर गैसियस फेज मेंशन कर दिया है, अगर अमीन्स का गैसियस फेज मेंशन कर दिया है तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। कुछ नहीं सोचना, हिंड्रेंस फिंड्रेंस कुछ नहीं सोचना। अगर गैसियस फेज मेंशन्ड है तो जिसमें प्लस आई ज़्यादा वो आपका बेसिक ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई 3 डिग्री में होती, 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में। ओके, कर लेंगे। अगर गैसियस फेज मेंशन है, गैसियस फेज मेंशन है तो कुछ नहीं सोचना, नो एक्सेप्शन, नो हिंड्रेंस, नो अदर थिंग्स, नो अदर फैक्टर्स। ठीक है, गैसियस फेज में सिंपल प्लस आई ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ओके, नाउ व्हेन फेज इज नॉट मेंशन्ड, अगर फेज क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है या लिक्विड या एक्वस फेज मेंशन है, या तो फेज मेंशन ना हो तो हमें लिक्विड या एक्वस फेज मानना है, या एक्वस या लिक्विड फेज मेंशन हो। तो देखिए दो केस बनते हैं। अगर R आपका CH3 हो तो ये 3 आपके बन गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, अगर R आपका C2H5 हो तो ये 3 केस आपके बन गए। ओके, ठीक है, तो अगर आपका CH3 है मतलब छोटा है, कैसा है, छोटा है। अगर छोटा है ये, अगर ये छोटा है तो नंबर भी कैसा आएगा, छोटा, 2 1 3, कैसा आएगा नंबर, 2 1 3। ओके, अगर नंबर छोटा, अगर R छोटा आपका नंबर भी छोटा। तो देखो बेटा, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एनसीईआरटी ने भी क्लियर नहीं किया कि इसका ये ऑर्डर क्यों आता है। एनसीईआरटी बोलती है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हिंड्रेंस एंड आपका आई, ये ऑर्डर डिसाइड करता है। लेकिन कब यहाँ आपकी हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, कब आपका आई डोमिनेटिंग हो जाएगा, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर हमारे काम का है। क्वेश्चन आएगा, हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, कोई लौट के आपसे नहीं पूछेगा आपने कि तुक्का लगा के बनाया था या ट्रिक से बनाया था या एनसीईआरटी पढ़ के बनाया था। हमारा क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो R अगर छोटा है तो नंबर भी छोटा है, 2 1 3। सिमिलरली अगर R हमारा C2H5 R बड़ा है तो नंबर भी है 2 3 1, मतलब 231 और 213, 231 213। ये हमारा CH3 के लिए ऑर्डर आता है, ये हमारा C2H5 के लिए ऑर्डर, इथाइल के लिए ऑर्डर आता है। ओके, ये मिथाइल का ऑर्डर है, ये इथाइल का ऑर्डर है। हमें ऑर्डर से मतलब है। ठीक है, हमारा आंसर सही होना चाहिए। और ये टॉपिक पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बचा जहां क्वेश्चन ना आया हो। ओके, नाउ अब आपका टॉपिक आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें हाइड्रोजन डाल के उसको सैचुरेटेड में कंपाउंड कन्वर्ट करना, क्या बोलते हैं उसको, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन के एडिशन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसके फैक्टर्स क्या हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अगर अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो वो नहीं चाहेगी उसका हाइड्रोजिनेशन हो, तो स्टेबल अल्कीन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम। ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, हाइड्रोजिनेशन कम। ओके, आपने वैसा ही पढ़ा होगा, जो चीज़ें स्टेबल होती हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ओके, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम, स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा। ओके, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी फैक्टर और पाई बॉन्ड का डायरेक्टली। ओके, और कैसे होगा, CnH2n प्लस H2, ये क्या है आपका अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन होगा, ये क्या बनेगा, अल्केन, क्या बनेगा, अल्केन प्लस हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिलीज होगा। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा उसकी HOH ज़्यादा, उसकी HOH हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा। अब देखो पाई बॉन्ड सेम है दोनों, सारे कंपाउंड चारों में। अब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे देखते हैं, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन, याद है ना, देखते कैसे हैं। ओके, इसमें देखो 2 3 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ज़्यादा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम। तो देखो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन थर्ड की आएगी,
देन फोर्थ की आएगी, देन सेकंड की आएगी, देन फर्स्ट की आएगी। क्लियर है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। नाउ ये देखो जरा आप लोग, ये अगर आपका ये साइक्लोहेक्सीन था, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना था 28.6। साइक्लोहेक्साडाइन है आपका, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आता है 2 × 28.6। लेकिन बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजन थियोरेटिकली, ये क्या है थियोरेटिकली 3 पाई बॉन्ड है तो 3 × 28.6 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। प्रैक्टिकली बेटा कितना आता है 49.8। प्रैक्टिकली वैल्यू है बेटा, ये क्या है प्रैक्टिकल 49.8। अब ये प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी कम क्यों हो गई? प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी कम इसलिए हो गई कि जो बेंजीन था ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड था। अगर एरोमेटिक था तो इसकी क्या है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी बेटा। रेजोनेंस की वजह से इसकी एनर्जी कम हो गई। इनके बीच में जो डिफरेंस है बेटा, जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, इसको ही रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस एनर्जी। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबलाइज था मॉलिक्यूल, इसकी वजह से एनर्जी इसकी कम हो गई। एरोमेटिक था ये, ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी। ओके, क्लियर है? ये डाटाबेस है आपका, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि आपकी इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू से प्रैक्टिकल वैल्यू कम आती है। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपका रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। नाउ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या है आपका? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर इन एब्सेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर जलाया जाए, कंप्लीटली जलाया जाए, तो क्या होता है वो आपकी हीट ऑफ कंबशन। अब ये किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ कार्बन पे। कैसे? जितने ज़्यादा कार्बन उतना ही ज़्यादा वो जलेगा, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, पहला फैक्टर नंबर ऑफ कार्बन। देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? अगर स्टेबल ज़्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम। ओके, स्टेबल ज़्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम, हीट और स्टेबल कम, हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन। पहले तो कार्बन ज़्यादा तो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन। अब देखो कार्बन ज़्यादा होंगे, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन है। अब इन दोनों में देखो, एक ट्रांस है, एक आपका कैसा है सिस अल्कीन आर लेस स्टेबल। अगर लेस स्टेबल तो हीट ऑफ कंबशन कैसा आएगा? ज़्यादा आएगा। ओके, इन दोनों में क्या लगा दिया? स्टेबिलिटी का फैक्टर लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया? नंबर ऑफ कार्बन का। ओके, क्लियर है? नाउ हीट ऑफ कंबशन में कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही समझ लो कि नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या आपकी? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन थ्योरेटिकल और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आपका प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है आपका? रेजोनेंस एनर्जी। ओके, अब देखो 4 कंपाउंड है, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ठीक है। अब इनकी टोटल रेजोनेंस एनर्जी, ये क्या है? सारा प्रैक्टिकल डेटा है। टोटल रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 30 किलोजूल पर मोल, 61 किलोजूल पर मोल, 83 किलोजूल पर मोल, 91 किलोजूल पर मोल। अब एक पॉइंट होता है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। एक रिंग पे रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? बेंजीन में एक रिंग तो 30/1, नेप्थलीन में 2 रिंग तो 61/2, एंथ्रासीन 83/3, फिनेंथ्रीन 91/3। तो रेजोनेंस एनर्जी तीनों की, चारों की ये लिखी हुई है। ओके, अब इनको कंपेयर करो। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग 4 ऑप्शन में कौन सी सही है, अगर आपसे पूछ ले तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग किसकी होती है? बताओ बताओ।
सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग किसकी होती है? बेटा यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया, 36 है। क्या है? 36। ओके, ये क्या आपकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग बेंजीन में कितनी होती है? 36। ओके, तो सबसे ज़्यादा बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। फिर आती है आपकी नेप्थलीन की। नेप्थलीन में कितना है? 30.5। फिनेंथ्रीन में कितना है? 30.3। और लास्ट आपका क्या है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में कितना है? 27.3। अब इसको जल्दी जल्दी कैसे याद रखें? इसको एक ट्रिक बनाया था मैंने, बोनापन। क्या बनाया था? बोनापन, BONAPAN। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इज बोनापन, बेंजीन, नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन। ओके, ऐसे याद रखेंगे। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पेपर टफ बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। अगर रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है दो मॉलिक्यूल में, कैसे करेंगे? चेक करो यहाँ, ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं बनते, तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ओके, ये क्या है? एरोमेटिक। ये कैसा है? एरोमेटिक, तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ये देखो यहाँ पे रेजोनेंस कैसा है? यहाँ पे रेजोनेंस आपका ऐसा है और ऐसा है, मतलब क्रॉस रेजोनेंस है, समझ रहे हो? कंटिन्यूस रेजोनेंस नहीं है, लाइन से पूरा रेजोनेंस हो रहा हो। तो हमारा रेजोनेंस एनर्जी इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें कंटिन्यूस रेजोनेंस है बेटा, कंटिन्यूस रेजोनेंस। तो कंटिन्यूस रेजोनेंस में रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है रादर देन डिसकंटिन्यूस, क्रॉस में। ओके, ये हमारा क्रॉस वाला पार्ट है, ये कंटिन्यूस, तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। नाउ इसमें देखो, इन दोनों रिंग्स में ये दोनों एक दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? बताओ बताओ। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें देखो, ये दोनों ही रिंग आपकी बेंजीनॉइड रिंग है। कैसी है? बेंजीनॉइड रिंग। इसमें देखो, ये तो बेंजीनॉइड रिंग है आपकी, लेकिन ये नॉन बेंजीनॉइड रिंग है। देखो ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग के लिए क्या है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड होनी चाहिए। देखो इसमें क्या अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, सिग्मा सिग्मा। अल्टरनेट पाई नहीं है। हर रिंग में अगर अल्टरनेट पाई आए तो कैसी होगी वो? बेंजीनॉइड। इसमें देखो, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई पाई। ठीक है, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई। दोनों ही रिंग कैसी हैं? बेंजीनॉइड रिंग है, बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड रिंग्स हैं, तो बेंजीनॉइड रिंग्स हैं, ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल है तो रेजोनेंस एनर्जी किस में ज़्यादा आएगी? इसमें ज़्यादा आएगी। ओके, अब बताओ ये कैसा है? ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन कैसा है? एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक है तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? हमने 3 तो पहले पढ़ ली, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट। किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड है किसी दो एटम्स के बीच में, उसका कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में। जनरली ये किस में देखने को मिलता है? हेट्रो एटमिक पाई बॉन्ड्स में। हेट्रो एटमिक पाई बॉन्ड्स जैसे C डबल बॉन्ड O, अगर पीछे से कोई रिएजेंट अटैक करेगा कार्बन पे तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट एज इट इज रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। अगर रिएजेंट होगा तो ही इफेक्ट ऑपरेट होगा, इसलिए टेम्परेरी है। अदरवाइज IRH परमानेंट इफेक्ट एज दे डू नॉट रिक्वायर एनी प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जो आपके रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, इनको किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? आपका टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर रिएजेंट होगा, इंड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ही आपका कंप्लीट शिफ्टिंग होगा पाई बॉन्ड का। ठीक है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, E+ आएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, आपका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और NU- आपका जुड़ जाएगा। ओके, नाउ इसमें देखिए कार्बन डबल बॉन्ड में NU- आएगा, अटैक करेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि रिएजेंट की प्रेजेंस में कंप्लीट शिफ्टिंग जो होती है पाई बॉन्ड की, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में बहुत डिटेल में नहीं जाना, ना ही इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, में ना ही आपसे स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूछा जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन है वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। ठीक है, नाउ टॉटोमेरिज्म, आपका लास्ट टॉपिक GOC 1 का
जो कि मुझे आइसोमेरेज में पढ़ाना चाहिए था, यहाँ टॉटोमेरेज आखिरी में पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस जैसी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने बाद में पढ़ाया है। माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन नोन है टॉटोमेरिज्म या डेस्मोट्रॉफिज्म। डेस्मोट्रॉफिज्म या टॉटोमेरिज्म एक ही चीज़ है, दोनों के दो डिफरेंट नाम है। ओके, ये क्या बोला, पाई बॉन्ड के माइग्रेशन के साथ साथ, पाई बॉन्ड के माइग्रेशन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन का अगर माइग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा, टॉटोमेरिज्म या डेस्मोट्रॉफिज्म। टॉटोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट विथ ईच अदर बट देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी डिटरमाइंड बाय थर्मोडायनेमिक्स। टॉटोमर्स क्या है, जो दो टॉटोमर्स आपके कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी देखी जाए वो किससे डिटरमाइन होती है, थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि हमें नहीं पढ़नी है डिटेल में। टॉटोमेरिज्म की नेसेसरी कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन। ओके, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। अगर किसी कंपाउंड में दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब दो जगह से हाइड्रोजन मूव कर सकता है, तो वो वाला मूव करेगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा। ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो। ओके, वही एसिडिक स्ट्रेंथ फैक्टर लग जाएंगे उसमें। नाउ हमारी कितने प्रकार की टॉटोमेरिज्म होती है, कीटो इनॉल, नाइट्रो एसी और एमाइड एमिडोल। ठीक है, ये दो हम नहीं पढ़ते हैं, हमें सिर्फ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ने। ठीक है, कीटो इनॉल में कन्वर्ट होगा, इनॉल कीटो में कन्वर्ट होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस टॉटोमेरिज्म के लिए। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, मोस्ट एसिडिक, अगर दो या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा आपके एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, आपका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन मूव करेगा। ओके, अब देखो ये हाइड्रोजन जैसे आपका कंसर्न्ड कीटो ग्रुप है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा। ओके, देखो अब जैसे देखो इसमें तो ये हाइड्रोजन है, ये सिग्मा है, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म के बाद क्या होगा, ये हमारे बेंजीन है, ये हमारा OH में कन्वर्ट, ये डबल बॉन्ड में CH2। ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ का उठ के यहाँ आ गया। ओके, नाउ क्या इसमें होगी, बताइए, ये है, ये रहा, इस पे 2 हाइड्रोजन हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, तो टॉटोमेरिज्म होगी। इसमें देख के बताओ होगी कि नहीं होगी। देखो ये रहे हमारे हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन हमारे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये वाले यहाँ जाएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन अल्टीमेटली हमारा घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगी, टॉटोमेरिज्म होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपके रेजोनेंस करते हुए भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुँच जाए, तब भी वो हमारा टॉटोमेरिज्म में कंसीडर होता है, जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था। अगर रेजोनेंस के थ्रू भी हमारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कंसर्न्ड पोजीशन पे पहुंच रहे थे, तो हम उसको भी क्या बोल रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें बताओ जरा, ये इनॉल फॉर्म है बेटा, क्या है, इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा, इनॉल फॉर्म जब कीटो फॉर्म होता था बेटा हमारा, जैसे हमारा कीटो फॉर्म है, ये हाइड्रोजन यहाँ आते थे, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते थे, ये हाइड्रोजन यहाँ जाता था, तो बनता क्या था हमारा, ये OH बनता था, ये डबल बॉन्ड ऐसे। तो इनॉल जो फॉर्म है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी के ऊपर OH होना चाहिए, तो ही वो इनॉल होगा। ठीक है, इनॉल फॉर्म हमेशा आपके कीटो में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनॉल फॉर्म नहीं है, ये गलत है, ये आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ये इनॉल नहीं है। ये देखो ये इनॉल है हमारा, इसमें क्या होगा देखिए ज़रा, ये हमारे यहाँ आएंगे, ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये ऐसे। ओके, इनॉल में इन और ऑल उन्हीं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे OH होना चाहिए। ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उसी के ऊपर OH, तो ही वो इनॉल फॉर्म होगा। अगर इनॉल होगा तो हमेशा ही टॉटो शो करेगा वो। ओके,
अब देखो इसमें कहीं अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे, यहाँ भी 2 मिथाइल लगा दिए। अब कोई चांस ही नहीं है रेजोनेंस करता हुआ कोई हाइड्रोजन पहुँच जाए, तो यहाँ टॉटो नहीं होगी। यहाँ देखो, यहाँ तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा अल्टीमेटली यहाँ, तो टॉटो शो करेगा कि नहीं करेगा? कंपाउंड करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसको सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए, करेगा कि नहीं करेगा। देखिए ये यहाँ आ जाएंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके, ये यहाँ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा। अब आप बताओ, रेजोनेंस का लेक्चर याद करो, मैंने वहाँ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाए थे। क्या ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या है? एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनेंगे बेटा, बनेंगे ही नहीं। ये टॉटो शो नहीं करेगा, टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि इसका टॉटोमेरिज्म के बाद कंपाउंड क्या बनना है? एंटी एरोमेटिक, एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी नहीं बनते। कंपैरिजन ऑफ कीटो इनॉल परसेंटेज, अगर टॉटोमेरिज्म हो रही है तो कितना कीटो होगा, कितना इनॉल होगा, इसका कंपैरिजन करना है। कीटो ज़्यादा होगा कि उसका इनॉल ज़्यादा होगा, ओके। इसका एप्लीकेशन बेटा मैं आपको GOC2 में बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा, कब आपका इनॉल बनता है और तुरंत के तुरंत वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जनरली तो हमारे कीटो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। कीटो हमारे इनॉल से जनरली, अगर कोई फैक्टर, स्पेशल फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो आपको कीटो ज़्यादा बताना है इनॉल से। अब दूसरा केस जो है आपका, इनॉल कब ज़्यादा होता है? इनॉल किसी किसी स्पेशल केस में कीटो से ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी कंडीशन क्या है स्पेशल? पहला तो इनॉल अगर आपका एरोमेटिक बन जाता है, इनॉल अगर आपका एरोमेटिक बन जाता है तो क्या होगा? वो इनॉल एग्जिस्ट करेगा, ओके, कीटो से ज़्यादा इनॉल बनेगा। दूसरा केस क्या है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो भी आपका कीटो फॉर्म से ज़्यादा इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनॉल आपका ज़्यादा बनता है इन 2 केसेस में, या तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए या आपका इनॉल आपका कैसा हो जाए? एरोमेटिक। इन 2 ही केस में आपका इनॉल ज़्यादा होगा कीटो से, ठीक है। नहीं तो जनरली कीटो हमारा ज़्यादा होता है, ओके। जैसे ये देखिए, ये हमारा कीटो रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये 2 हाइड्रोजन थे हमारे। अब देखिए, ये अगर टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा? ये इनॉल। और इनॉल ये क्या है बेटा? फिनॉल। इनॉल क्या है? ये फिनॉल। और फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। एंड फिनॉल आपका कैसा होता है? एरोमेटिक। तो ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, टोटल आपका एरोमेटिक फिनॉल में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिनॉल में एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए, कौन सा ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा? बताओ बताओ आप लोग खुद ही। दोनों मैंने आपके कीटो और इनॉल फॉर्म बना रखे हैं, अब ये बताओ अब ज़्यादा कौन सा एग्जिस्ट करेगा? कीटो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, इनॉल? इसमें देखो बेटा, ये तो हमारा कीटो फॉर्म है, ये हमारा इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म में देखो बेटा, लोन पेयर, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ये क्या है? रेजोनेंस हो रहा बेटा। क्या हो रहा है? ये हमारा इतना एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा बेटा। कैसा हो रहा है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और साथ ही साथ ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में भी हमारा इनॉल ज़्यादा होता है, तो हमारा इनॉल कैसा होगा? ज़्यादा होगा कीटो से। लेकिन जनरली हमें अगर कोई स्पेशल केस, एरोमेटिसिटी, एक्सटेंडेड हाइड्रोजन, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं दिख रहा, तो जनरली हमारा कैसा? कीटो ज़्यादा होता है, ओके। अब बताओ बताओ क्या होगा? कौन सा? ये हमारा क्या है? ये कीटो फॉर्म है बेटा, ये इनॉल फॉर्म है। कौन सा ज़्यादा होगा? बताओ बताओ, सोचो सोचो ज़रा। अगर इसको मैं दिमाग लगा के थोड़ा सा कन्वर्ट करूँ तो देखते हैं ना क्या कन्वर्ट होगा बेटा। ये क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है बेटा? अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है तो ये कैसा है?
एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिसिटी में इनॉल ज़्यादा होता है, तो इनॉल हमारा कैसा होगा? ज़्यादा होगा इस केस में। ओके, ये वाला करो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, करो। अगर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो हमारा कीटो फॉर्म जो है ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा इनॉल फॉर्म से। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन, अब आप बताओ कीटो फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, इनॉल फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा? अब मैं थोड़ा इसको देखो डिटेल में बताता हूँ। ये हमारा कीटो फॉर्म है बेटा, देखो कीटो फॉर्म का जो हमारा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ये देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा बेंजीन रिंग के साथ। क्या नहीं कर रहा? रेजोनेंस। क्योंकि 2 सिग्मा अगर बीच में आ गए तो रेजोनेंस नहीं होता, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होता। ठीक है, रेजोनेंस में सारा समझाया था। तो ये क्या? रेजोनेंस नहीं कर रहा। साथ ही साथ अगर इसमें देखो जो इनॉल फॉर्म है बेटा आपका, इनॉल लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, और ये बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस, तो सारा का सारा रेजोनेंस कर रहा है बेटा। ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है, कितना लेंदी रेजोनेंस हो रहा बेटा, देख रहे हो? जब ये आपका इनॉल में कन्वर्ट हो गया, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होते ही ये हमारा कीटो फॉर्म है बेटा, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होते ही रेजोनेंस कितना एक्सटेंडेड हो गया। तो हमारा कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा? इनॉल एग्जिस्ट ज़्यादा करेगा या कीटो? हमारा इनॉल ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। ओके, फाइनली GOC1 आपका ख़त्म हो गया है। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट आपको जितनी वैरायटी चाहिए प्रैक्टिस के लिए सारी पेपर में, सारी क्लास में लेकर आया हूँ। अब आपका काम क्या है? सारे क्वेश्चंस जितने भी आपको जहाँ से मिले सारे लगा डालो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई कंसेप्ट में कमी है, कहीं डाउट आता है, पहले तो जाके देखो। अगर डाउट आता है तो सबसे पहले जाके उस टॉपिक का लेक्चर देखो। मैंने शायद आपको बात बताई, वो आपने स्किप कर दी हो, वो बात देखो। अगर फिर भी नहीं मिलती तो हमारे लेटेस्ट वीडियो में आके वो चीज़ आप कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक रह गया, ये कंसेप्ट रह गया, या हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आके आप हमें नोटिफाई करिए, हम उन चीज़ों को आपके लिए आगे कवर करेंगे। बाकी मेरी तरफ से GOC1 आपका टोटली टिप टू टॉप ख़त्म कर दिया है मैंने। ठीक है, अब कुछ भी रह जाता है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको क्या करना है? नोट मेकिंग करनी है लेक्चर्स की। ठीक है, आपके पास हमारे नोट्स होने चाहिए खुद से बनाए हुए। ये नहीं, ये चीज़ें तो हम आपको टेलीग्राम चैनल नीटारो पर शेयर करेंगे ही। ठीक है, जो लेक्चर नोट्स होते हैं हमारे, जो मैं खुद आपको जिस पे समझा रहा हूँ, ये चीज़ें हम आपको वहाँ तो शेयर करेंगे ही टेलीग्राम पे, लेकिन आपको क्लास के दौरान, लेक्चर जब देख रहे हैं इसके दौरान भी आपको बनाते हुए चलने हैं नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, जो आपने खुद से पढ़ा था, जो समझा था, उसको जब अपने हाथ से लिखते हैं तो उसको रिवाइज करते वक्त बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो खुद से नोट्स बनाएंगे। और अभी नीट 2022 के लिए बहुत समय है, अभी आप नोट्स बना सकते हैं और उसको खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में रिवीजन जो है आपका कभी बाहर से नहीं किया जाता, ना बाहर के क्वेश्चन से किया जाता ऑर्गेनिक का रिवीजन। ऑर्गेनिक का रिवीजन बस आपको जो आपने जो नोट्स बनाए उसको बार बार पढ़ते रहिए, आखिर तक पढ़ते रहिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे जितना अच्छा आपका होल्ड होगा अपने लेक्चर्स पर, जितना अच्छा होल्ड होगा आपके अपने नोट्स पर, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आएगा ऑर्गेनिक में। ठीक है, और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जब आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत होता रहेगा। अभी एट प्रेजेंट जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो इसके साथ जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए। फर्दर आपको ये आपके जो नोट्स बनेंगे इन लेक्चर से उनको ही रिवाइज करना है, इनमें जो क्वेश्चन करवाएं उनको ही रिवाइज करना है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। थैंक यू।